भारत माता की जय। तो शुरू में मैं सभी को नमन करना चाहता हूँ। समग्र देशवासी ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में एक विशेष परिस्थिति चल रही है। अब हम सभी इस विषय में जानते हैं। इस परिस्थिति में सब अपने घर में कैद है, लॉकडाउन के रूप में। सभी साहसी पराक्रमी साथी को इस विकट परिस्थिति के सामना करते हुए सबको नमन करता हूं और कुछ महत्वपूर्ण विषय में अपना विचार व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं, बिना टॉपिक के। इसमें कोई टॉपिक नहीं है। विषय वस्तु को समझकर आप अपना टॉपिक दे सकते हैं। हमने जब भी कहीं निकलते हैं और कोई मिल जाते हैं तो हाल पूछते हैं, अरे अरे क्या हाल है, बहुत दिन बाद मिले, क्या बात है, बहुत दिन बाद मिले, क्या हाल है, कैसे चल रहा है। तो जब ये सवाल होता है कभी, इसको उत्तर दो ही होता है। एक, अच्छे से हैं, ठीक से हैं। दूसरा, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो दो है, एक खराब दिख, एक अच्छा यानी ठीक भला साइड, गुड और बैड। यानी परिस्थिति हमें हमेशा या तो अच्छे में रखते हैं या बुरे में रखते हैं। अच्छा का पैरामीटर हो सकता है कम अच्छा, और थोड़ा अच्छा, और थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। ऐसे बुरे का भी पैरामीटर धीरे धीरे बढ़ सकता है, बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन है दो, अच्छा और बुरा। अब जब इंसान बुरे में फंसते हैं उस समय को बहुत बुद्धि का प्रयोग करते हैं उस बुरे परिस्थिति से निकलने के लिए। केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, साथ में धैर्य भी रखने पड़ता है। एवं उस समय पे जो कर्म करते हैं, बोला कर्म कुशलतापूर्ण कर्म करना चाहिए होते हैं, और साहस तो चाहिए ही चाहिए। जो साहस नहीं रख पाते हैं उनका हालत बहुत खराब होती है, स्थिति से निकलना बहुत समस्या हो जाता है। लेकिन जब हमारी परिस्थिति ठीक हो, सुखमय हो, उस समय पर अगर हम सुख में, आनंद में डूब ना जाए, मगन ना हो जाए, साथ में मगन हो जाए, डूब जाए, लेकिन साथ में अगर सावधानी बरते, बुद्धि का प्रयोग करके, तो फिर धैर्य, कर्म कुशलता या साहस ना भी हो तो चलता है। अर्थात मैं कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे सुख होता है तो हम आनंद में इतने विभोर हो जाते हैं कि जैसे सुख आया ऐसे दुख भी आ सकता है, ये हम भूल ही जाते हैं। हम समझते हैं ऐसे ही चलते रहेंगे, जिस वजह से दुख के समय में हमें बहुत कष्ट अनुभव होता है, कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन हम सुख के समय पे अगर अच्छे ढंग से बुद्धिमत्ता के साथ जीवन व्यतीत करें, विचक्षणा के साथ, विवेक के साथ, तो शायद हमारे दुख आए भी तो उसका पैरामीटर बड़े कम होगा, ना कि बराबर होगा। इसको अगर हम टेक्निकली समझने की कोशिश करें तो इस सिस्टम को कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्स सिस्टम। मेरा अपना भाषा है, जैसे हम लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग इस शब्द का प्रयोग किया है एक्शन और रिवर्स सिस्टम में। मुझे लगा कि लॉ ऑफ रिवर्स सिस्टम इसका सटीक नाम होगा। तो क्या है लॉ ऑफ रिवर्स सिस्टम, हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे उदाहरण के स्वरूप, इस कहानी के साथ।
यानी हमारे दिमाग में आना चाहिए कि लॉ सिस्टम, लॉ ऑफ लीगल सिस्टम क्या है। एक बार एक राज्य में एक राजा को राज्याभिषेक किया गया। राज्य में राजा के पद में नियुक्त किया गया। उनका अभिषेक हुई, नए नए राजा बने। पहले दिन निकल गया आमोद प्रमोद में, आनंद उत्सव में। दूसरे दिन राजा ने क्या किया, अपने समस्त मंत्री और गुणी गणी व्यक्ति को लेकर एक बैठक बैठाई। बैठक में राजा ने सबको संबोधित किया, सबको धन्यवाद ज्ञापन किया और कुछ बातें कहे। राजा ने सबसे पहले बात कहा वो बड़े चौंकाने वाले हैं। राजा ने सभी ने कहा कि आप सब मिलकर मुझे ये बताए कि हम इस देश को, इस राज्य को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। मंत्री गण एवं गुणज्ञानी लोग समझ रहे थे शायद राजा अपनी बात पूरी नहीं की है, इसके बाद भी कुछ कहेंगे। कारण ऐसा वाला कौन सा राजा हो सकता है जो ये कहेंगे हम अपने देश में कैसे नुकसान पहुंचा सकते, यही पूछेंगे हमारे देश में नुकसान पहुंचाया जाता है कैसे कैसे, कौन पहुंचाता है वो बताए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी लोग मौन रहे, सोचे राजा कुछ और बोलेंगे, लेकिन नहीं। कुछ देर बाद राजा ने दोबारा एक ही बात कहा कि हम अपने देश को नुकसान कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सबसे पहले मुझे प्रैक्टिकल उपाय चाहिए। जो प्रैक्टिकल उपाय का मतलब जो कहीं इस्तेमाल, जो पद्धति कहीं इस्तेमाल किया गया हो, और बाद में चिंतन के द्वारा अर्थात सोच विचार के माध्यम से कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है समझेंगे, सुनेंगे। लेकिन पहले हमें प्रैक्टिकल चाहिए। सभी लोग बड़े विषन्न हो गए, किस तरह के सवाल है। कुछ लोग तो ऐसे सोचने लग गए कि देश का बेड़ा गर्क हो गया, राज का बेड़ा गर्क हो गया। ये कैसे राजा है, ये तो पहली बार ऐसा राजा हम लोगों ने चुने हैं, ये तो हमारी भट्टाई बैठाएंगे, हमारी तो राज की सत्यानाश कर डालेंगे। कुछ लोगों ने अपना विचार नोट करने लग गए, सबके साथ अपना नोटबुक पेन तो थी, विचार कैलकुलेशन करने लगे। कोई कहे ये ठीक रहेगा, कोई कहे वो ठीक रहेगा। सब विचार विमर्श करते 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 बहुत देर बाद एक वृद्ध संजन खड़े हुए और राजा को बोला कि मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें कहना चाहता हूं, जिस पद्धति से हमारे देश को बरसों से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राजा का बहुत बढ़िया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि चाहे देश को हो, चाहे राज्य को हो, राजा को हो या किसी को हो, नुकसान 3 तरीके से पहुंचाया जा सकता है। पहला, समझाकर, किसी व्यक्ति को समझाकर, कन्विंस करके, समझा के बुझा के, ऐसा नहीं ऐसा वैसा नहीं ऐसे। जैसा हमने बचपन में एक ब्राह्मण की कहानी सुना है। एक ब्राह्मण अपना जजमान के घर से उपहार स्वरूप एक बकरे के बच्चा लेके जा रहे थे, लेकिन 4 दोस्त, बदमाश दोस्तों ने मिलकर उस ब्राह्मण को समझाया कि ये तुम जो लेके जा रहे हो ये बकरी का बच्चा नहीं है, बल्कि कुत्ते का बच्चा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 जगह में 4 दोस्त खड़े थे, चारे ने जब एक ही बात करने लग गया तो भला ब्राह्मण आप ना समझ के भी करता क्या। आखिर में किया उसने बच्चे को ही, बकरी के बच्चे को ही फेंक दिया, तालाब में नहा के घर पहुंच गया। तो इस तरह से समझा के नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दूसरा ये है कि मन में अर्थात हिडन प्लान, छुपा हुआ प्लान, यानी मन से प्लान के तहत विभिन्न प्रकार पद्धति से
तीसरा जो है आतंक मचा के, टेरर कमांडर, अर्थात शरीर से प्रत्यक्ष रूप से शरीर के व्यवहार करके, इस्तेमाल करके। 3 प्रकार से हमारे देश में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और इस नुकसान पहुंचाने का जो परिस्थिति है उसमें कई सारी चीज हमारे काम में आता है, वो भी 3 है। जैसे धर्म है, हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए। जैसे मत है, हर व्यक्ति किसी न किसी मत के साथ जुड़े है धर्म को पुष्ट करने के लिए। और साथ में जो प्राकृतिक वातावरण, वो भी। ये 3 पद्धति की तरफ से हम अगर बात करें धर्म की, तो आप तो बड़े सत्यनिष्ठ सद्धर्म पालन करने वाले राजा है। तो ये राजा, आप राज्य में बैठे, अधिकांश राज्य के बहुत लोगों को अच्छा लगता भी हो, लेकिन बहुत ऐसे लोग है जिन्हें राजा के रूप में आपको देखना पसंद नहीं करता है। तो कौन लोग हैं? जो लोग सद्धर्म के विपरीत है, जो सद्धर्म से हिंसा करते हैं। ऐसे लोग मानव धर्म के हो सकते हैं, कैतव धर्म के लोग हो सकते हैं, छल धर्म का हो सकते हैं, कपट धर्म का हो सकते हैं, अधर्म का हो सकते हैं। यानी एक सद्धर्म को अपने राजगद्दी से उतारने के लिए उससे समक्ष 5 प्रकार के और भी धार्मिक लोग हैं। तो हमें ये चीजें सावधान रहना चाहिए। केवल ऐसे ही नहीं, धर्म इसके साथ मत जुड़े हुए। जब इतने प्रकार के धर्म होंगे तो इस धर्म के लोग होंगे, उनके अलग अलग मत होगा। हम अगर देखते हैं हमारे देश में बहुत प्रकार के धर्म हैं, लेकिन इस धर्म को पालन करने वाले जो लोग हैं वो मतों में बटे हुए हैं। कोई कहते हैं उनके वो ठीक नहीं है, हमारे ये ठीक है। दूसरे कहते हैं उनका ठीक नहीं है, हमारे ठीक। वो कहते हैं हम सटीक है, वो कहते हैं हम सटीक है। आपस में मतभेद है। और एक और चीज जो है प्राकृतिक वातावरण, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ये सब बात राजा ने सुना, तो राजा को बड़े अच्छा लगा। लेकिन मंत्रियों और मान्य गण्य व्यक्ति ने भी समझा कि पहली बार कोई राजा देखा है जो कैसे देश को नुकसान किया जाए, ये बात समझ रहे। लेकिन ये बात क्यों समझ रहे? उनको तो बोल के पूछना चाहिए था राज्य का कल्याण कैसे हो। लेकिन राजा तो लॉ रिवर्स सिस्टम में देश के हित करना चाहता था। कारण देश का हित तो तभी संभव होगा जब देश को नुकसान कैसे पहुंचाए जा रहे वो समझ में आएगी। हमने सुना है भागवत कहानी में कि एक बार पता चला ब्रजभूमि में सती नारी कौन है। तो सती नारी कौन है, इस विषय में बहुत सारे महिलाएं सामने आई, जटिला कुटिला सभी लोग आए। शर्त सती नारी उसी को समझा जाएंगे जो बहुत छिद्र वाली अपने कलश में जमुना जैसे पानी भर के ला सकते हैं। सभी ने प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी नहीं ला पाए। क्योंकि आप पानी भर तो रहे हो, लेकिन उस पानी लाते लाते इतना छिद्र कलश में था कि सब निकल जा रहे थे। अर्थात यहाँ पे बातें आती है कि आप अगर राज्य को भला करोगे, लेकिन राज्य में अगर छिद्र रहेगा, बहुत सारे छिद्र रहेगा, तो आप राज्य को भला कर ही नहीं सकते। इसलिए भला तो तभी होगा जब आप राज्य का छिद्र को बंद करोगे। पानी तो तभी उस कलश से गागर से भर के आया जा सकता अगर उस कलश से गागर में छिद्र ना हो। या तो वही हो सकता है जो भगवान के विशेष व्यक्ति हो, जैसे राधा रानी। अंत में राधा रानी उस छेद वाले कलश से गागर से पानी भर लाए और वही कहलाई सबसे बड़ी सती नारी। करो भगवान के अपार करुणा की वजह से हुए, और कोई नहीं है, भगवान का अपना ही जाने। लेकिन हम तो साधारण मनुष्य, हम पे भी भगवान की कृपा है ऐसे, लेकिन ऐसे अपार करुणा प्राप्त करने वाले योग्य व्यक्ति शायद हम नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो अपने देश के जो क्षेत्र जहां से देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है उस दिशा में जानना जरूरी है।
उस विषय में जानकर अगर हम उस चित्र को बंद कर सकते हैं तो ही हम राज्य के, देश के, समाज के भला कर सकते हैं। अब बातें आ सकते हैं कि ऐसे बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि समग्र विश्व कोरोना वायरस से ग्रसित है। भयानक पेंडेमिक चारों तरफ फैला हुआ है। देशों की आर्थिक स्थिति की जो हाल है वो हमसे छुपे हुए नहीं है। खास करके भारत के लोगों को एक तरह से नुकसान तो कष्टदेह हो रहा है, लेकिन एक बड़ी उम्मीद बन रहा है। देश विदेश के हाल से पता चल रहा है बहुत सारे विदेशी कंपनी जो अपना व्यवसाय, अपना कारोबार चाइना में स्थित किए हुए थे, अब वहां से वो सब लोग दरवाजा बंद करके भारत में ही वो अपने व्यवसाय को, कारोबार को, व्यापार को शुरू करने जा रहे हैं, उद्योग को शुरू करने जा रहे हैं। भारत के भविष्य के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। लेकिन इस आशा में आनंद विभोर होकर वर्तमान परिस्थिति से अगर हम जूझना भूल जाए तो हमारे लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया, टीवी न्यूज, समाचार पत्र, वैज्ञानिक तथ्य नीति, सब कुछ पढ़कर, सुनकर, जानकर, बुझकर जो बात मुझे व्यक्तिगत रूप में समझ में आया वो ये है, ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत खतरनाक तो नहीं है। कारण साबुन से हाथ धोने से जो वायरस की क्रिया नष्ट हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो वायरस की क्रिया नष्ट हो जाता है, जो वायरस गले में काफ़ी दिन तक रहता है, वहाँ लड़ता है, उसके बाद जब लड़के गले की ग्लैंड को हरा देता है तब जगह लंग्स के ऊपर अपना एक्शन छोड़ता है और धीरे धीरे हमें मृत्यु पर लेके जाता है। इसमें यह भी पता चला है कि कुछ लोग हैं जो 60 से ऊपर है या विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित है, जैसे डायबिटीज है और भी बहुत सारे रोगों से ग्रसित है। माने एक कम इसमें अगर समझने की कोशिश करें, जिनके बॉडी में रोग जीवाणु से लड़ने की क्षमता कम है, बॉडी इम्यून पावर बहुत कम है, वह अगर इस वायरस से ग्रसित हो जाए तो उनका बचना नामुमकिन है, लगभग ये तय है। तो कौन इससे लड़ पा रहा है? इससे लड़ पा रहे जिनके बॉडी में इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोध क्षमता से ज्यादा, क्षमता इतनी ज्यादा है कि वो लड़ रहा है वायरस से। अब यहाँ से शुरू हो जाती है सावधानी। मान लिया जब मैं एक यंग हूँ, वैसे तो मैं 54 साल का वृद्ध हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं यंग व्यक्ति हूँ। अब कहाँ से कैसे मेरे अंदर कोरोना वायरस आया मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मेरी बॉडी में रोग जीवाणु से लड़ने की क्षमता ज्यादा है तो उस वायरस से लड़ रहे हैं। अब जब वायरस से लड़ रहे हैं, ऐसा माना जाए कि वायरस भी हट नहीं रहा है और बॉडी इम्यून पावर भी कम नहीं हो रहा है, इस विषय में है खतरा कि वो वायरस मेरे अंदर कितना दिन रह सकता है, लड़ते लड़ते कितना दिन रह सकता है। या कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें वायरस लड़ रहे हैं, उसको अभी तक काबू नहीं कर पाया। इसके एग्जाम्पल की तबलीगी जमात के जो लोग हैं, आप सोचिए कि उनको जांच करना है लेकिन वो करवाना नहीं चाहता है। क्यों करवाना नहीं चाहता? इसका मतलब उस समय पे वो ठीक थे, ये वायरस उनमें इतना ज्यादा अटैक नहीं किए थे उनका कि हार्ट, लंग्स काम करना बंद कर रहा हो, सांस लेने में कष्ट हो रहा हो, ऐसा परिस्थिति में नहीं था। वो यकीन ही नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर था। ऐसे जमाते को पकड़े गए, उनके टेस्ट किए, उन्हें पॉजिटिव पाए गए, बाद में उनको रखा गया, ट्रीटमेंट की गई, वो लोग ठीक हुए, कुछ मरे भी गए। तो विषय ये है कि लॉकडाउन को खोलने को लेकर, लॉकडाउन खोलने के बाद हम अगर पहले जैसे ही जीवन रेखा में आ जाते हैं तो ये हमसे खतरे से खाली नहीं बनेगा। अभी कई लोग
मजाकिया तौर पे कुछ वीडियो अपलोड किए हैं सोशल मीडिया में। उसमें एक दिखा गया है कि एक लेडीज़ उसके हस्बैंड को नींद से जगाया और बोले भाई खड़े हो जाओ, लॉकडाउन खुल गया, आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपके नाश्ता और लंच तैयार करता हूँ। वो आदमी भूल ही चुका है वो आप कौन सा ऑफिस में काम करते थे, क्या है, वो तो घर में झाड़ू लगाने लग गए। अर्थात ये है कि इंसान की ज़िंदगी इतनी जल्दबाजी का ज़िंदगी था, इतनी अफरा तफरी का ज़िंदगी था कि इंसान को समय नहीं था ढंग से खाने की, ढंग से बातें करने की, बैठने की, हंसने की, खुशी इजहार करने की। वो लोग इतने दिन से घर में बैठे हैं और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वो तो फिर शायद ये हमारे लिए खतरा बन सकता है कि कोरोना वायरस किसके अंदर किस तरह से है, कब वो कहाँ से प्रकट हो सकती है, कोई नहीं बोल सकता। इसका एकमात्र उपाय सावधान, क्योंकि जब तक टीका आविष्कार नहीं हो जाता है, जब तक हम सुरक्षित नहीं होते, तो हमें तब तक इस सावधानता को अवलंबन करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम ठीक है, हम अब आराम से ठीक से हैं। तो इसी समय पे अगर हम अपना बुद्धि का प्रयोग करके विवेचना से, अगर आपने आपको लॉकडाउन खोलने के बाद भी सरकार को विभिन्न परिस्थितियों में सामना करते हुए बहुत कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन हम अगर सरकार को कोऑपरेशन करें, उनके साथ खड़े रहे और उनके सरकार की उम्मीद से कुछ ज़्यादा करके दिखाए, तो हम अपना देश को सुंदर एवं सुरक्षित रख सकते हैं। और बाकी में जो हम सपना देख रहे हैं भारतवर्ष विश्व में नंबर 1 पोजीशन में ले जाने की, ये निश्चित रूप से तय है, ये हो सकता है, लेकिन सब भारतवासी को चाहिए बड़ा सावधानता अवलंबन करें। लॉकडाउन का खुलने से ही एकदम स्वाभाविक होने से बरते, नियम को पालन करे, दूरी को पालन करे, मास्क जरूर पहन कर रखे, और कुछ अप्रीतिकर परिस्थिति कुछ ऐसे दिख जाए तो तुरंत उसका खबर पुलिस को करे। संदिग्ध कुछ मिल जाए, दिख जाए, कुछ समझ में आ जाए तो द्विधा ना करे, संकोच ना करे, भय ना करे, इन्फॉर्मेशन करे, पुलिस को इन्फॉर्मेशन करे, ताकि हम एक बहुत बड़ा खतरे से बच जाए, इस देश को सहभागी बनकर देश के एक दूसरे को सहयोगिता से विश्व के सर्वोच्च स्थान में लेके जा सके। जय हिंद, जय भारत।